आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 8 के नोट्स कवर करेंगे एंड डैम श्योर कि इसे पढ़ने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। एंड इसके बाद में मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करूंगी, यानी इस लेक्चर को कवर करने के बाद मैं लास्ट में या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि इन सभी चैप्टर से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर कौन से, यानी सबसे ज़्यादा नंबर किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे जो अनुवांशिकता होती है ना। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 8 का नेम है अनुवांशिकता। देखो, अनुवांशिकता यानी डीएनए, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब प्रजनन होता है ना, जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें डीएनए कैसे जाता है ना, यानी उसके रियल पापा कौन है ये इस डीएनए से पता चलता है। तो चलिए यहाँ पर चैप्टर आप देख लो। पहले फर्स्ट पेज, दिस इज सेकेंड पेज एंड दिस वन थर्ड पेज। तो देखो इसके बाद में आपका चैप्टर एंड हो रहा है। बस इतना सा बड़ा चैप्टर है जिसको मैं मेरे नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी और जो नोट्स में है वही बुक में है ना, इस पर यकीन रखना। यहाँ पर दिया है मानव में लिंग निर्धारण। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है जिसमें ये पता चलता है कि हमें लड़का पैदा होता है लड़की पैदा होता है तो ये कैसे होता है ना। यानी जब प्रजनन की प्रोसेस होती है तो उसमें से क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़की बनेगी या लड़का। तो चलिए ये सब इसमें हम जानेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। और सेकंड आपका टॉपिक रहेगा मेंडल का अनुवांशिकता नियम, है ना। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। चलिए इस वाले नोट्स में देखो, फर्स्ट दिया है अनुवांशिकी क्या होता है। तो देखो, लक्षणों के वंशीगत होने एवं विभिन्नताओं का अध्ययन ही अनुवांशिकी कहलाता है। यानी लक्षणों का वंशीगत होना, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी लक्षण अपने जो बेटा है उसके बेटे में जा रहे हैं तो ये होता है वंशानुगत। जो भी लक्षण है वो एक दूसरे में जा रहे हैं। यानी आपने देखा होगा कुछ अच्छे लक्षण भी जाते हैं, यानी किसी की आइस का कलर है ना इस तरीके का अलग होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो वो सभी बच्चों में ग्रीन कलर में जाता है। बहुत रेयर होता है पर ऐसा होता है ना, कि कहीं ना कहीं जेनेटिक वो जीन्स में वो गुण जाते हैं। सेकंड ये चीज़ होती है एक बीमारी, एक डिसीज़। जैसे कि किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है तो सभी पीढ़ी को बीपी की प्रॉब्लम होगी, है ना। किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है तो पूरी जनरेशन को पाइल्स की प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से कुछ कुछ दिक्कतें पूरी जीन्स में जाती है ना। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि अपने ही गोत्र में या अपने ही परिवार में शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारियां हैं वो और बढ़ती जाती है। अगर दूसरी ब्रीड में जाएगी लड़की तो हो सकता है कि वहाँ पर ये बीमारी ना हो, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें कटती जाती है। अब यहाँ पर दिया है अनुवांशिकी के प्रकार। तो अनुवांशिकी के दो प्रकार है, फर्स्ट है अनुवांशिकता व सेकंड है विभिन्नता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लो अनुवांशिकता। देखो मैं आपको इजीली बता देती हूँ कि अनुवांशिकता और विभिन्नता क्या है। जो मैंने आपको बताया कि आइस एक दूसरे की जैसी होगी, यानी दादा की जो आइस है वो आपके पापा के पास है, जो पापा की आइस है ना, मतलब आइस का कलर की बात कर रही हूँ मैं, तो वो उनके बेटे के पास है। तो ये जो अनुवांशिकता चल रही है ये आएगी, यानी जो ये वंशानुगत लक्षण चल रहे हैं ये आएंगे अनुवांशिकता के अंदर। विभिन्नता में आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बाप है सेम बेटा उसके जैसा ही होगा, यानी फेस वगैरह वो बहुत डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं विभिन्नता। यानी अनुवांशिकता का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल सेम ही होगा या फिर बिल्कुल अलग ही होगा, वो सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें आप एक और चीज़ जानोगे। चलो आगे कुछ बताऊँ, पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लो क्योंकि कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अनुवांशिकता की डेफिनेशन आपको लिखनी है, विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशानुगत होना अनुवांशिकता कहलाता है ना। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हो, जैसे कि आंखों का कलर हो सकता है, किसी का भूरा होता है तो पूरी जीन्स में वो सेम चलता है ना। तो यही होगा अनुवांशिकता। यानी एक स्पीशीज के विभिन्न जीवों में शारीरिक अभिकल्प और डीएनए में अंतर विभिन्नता कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक कोशिका विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता। देखो अब विभिन्नता तो है पर डीएनए सेम रहेगा, यानी डीएनए में कोई भी चेंज नहीं हो सकता, है ना। जो आपके पापा हैं आपका डीएनए आपके पापा के सेम टू सेम रहेगा।
तो भले आपकी आइज़ का कलर आपके पापा जैसा नहीं है या फिर आपका फेस कट आपके पापा जैसा नहीं है, पर डीएनए सब में सेम होगा। अब इसका फर्स्ट प्रकार है शारीरिक कोशिका विभिन्नता, है ना। यहाँ पर इसको देखो, ये शारीरिक कोशिका में आती है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, जैव विकास में सहायक नहीं होते, इन्हें उपर्जित लक्षण भी कहा जाता है, जैसे कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना। देखो जो कानों में छेद है मतलब ऐसे कुछ शारीरिक कोशिका विभिन्नता, यानी आपके पिताजी ने कान चिदवा रखा है ना, तो उसका बेटा कान चिदवाएगा नहीं चिदवाएगा ये तो उसके ऊपर है। तो इस तरीके की जो भी शारीरिक विभिन्नता होगी वो होगी इस वाले टॉपिक के अंदर। आगे समझ में, जैसे कि आपके पापा ने टैटू नहीं बनवा रखा, आपने हाथ पे टैटू बनवा रखा, जो बोलते ना टैटू, है ना, वो टैटू अगर आपने बनवा रखा हो तो कहीं ना कहीं शारीरिक विभिन्नता आ गई, है ना। अब सेकंड आती है जनन कोशिका विभिन्नता। ये जनन कोशिका में आती है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैव विकास में सहायक होते हैं, इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है, जैसे मानव के बालों का रंग, उसकी लंबाई, यानी आपने देखा होगा कि किसी के पापा दुबले होते हैं तो बच्चे भी दुबले होते हैं, सारे परिवार के दुबले होते हैं। तो इस तरीके का जो ये गुण जाता है, जो लक्षण जाता है, ये इसमें आता है जनन कोशिका विभिन्नता में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मेंडल का आनुवांशिकता नियम। देखो इसको नोट करना इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने मटर पर कुछ मतलब जो मेंडल था एक व्यक्ति है जिसने एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंडल का डायग्राम, ये मेंडल का चित्र है, डायग्राम तो क्या है ना, इनका इमेज आप देख सकते हैं ये है। और यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा लिख रखा है, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, उनका टाइम पीरियड था 1822 से 1884, है ना, यानी 22 से 84 तक जिंदे रहे, है ना। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा वो विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वीना विद्यालय गए। अध्यापक हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में सफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वो अपनी मोनेस्ट्री में वापस गए तथा मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। देखो जो मटर पर उन्होंने प्रयोग किया वही है मेंडल का आनुवांशिकता नियम, यानी उन्होंने मटर का डीएनए चेक किया, है ना। अब यहाँ पर दिया है, फिर आगे पढ़ो। यहाँ पर दिया है वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। देखो एक मेंडल को है ना एक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है तो मेंडल को माना जाता है। अब आप देख लो मेंडल का अनुवांशिकी नियम क्या है। नोट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है मेंडल ने मटर पर किए गए, यानी मेंडल के द्वारा मटर पर किए गए संकरण प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन्हें मेंडल का अनुवांशिक नियम कहा जाता है। सिंपल। अब ये अनुवांशिक नियम कुछ थे ऐसे, प्रभावित का नियम, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, स्वतंत्र अवयवन का नियम। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप बस इस वाले को नोट कर लेना, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है अनुवांशिक लक्षण क्या होता है, यानी जो भी लक्षण है वो एक जीव से दूसरे जीव के अंदर ट्रांसफर होना ही अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। डेफिनेशन देख लो, वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है। जनक कौन होता है? पिता, है ना। पिता से प्राप्त करता है वो होता है अनुवांशिक लक्षण। जैसे मानव के आंखों का रंग, बालों का रंग, कुछ भी हो सकता है, लंबाई हो सकता है ना। अब अनुवांशिकता के लक्षण क्या होते हैं? ये लक्षण जीवों को वंशानुगत प्राप्त होते हैं, ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। वही की वही बात आपको रिपीट कर रखी है ना। अब है नेक्स्ट जाति उद्भव क्या है? पूर्व स्पीशीज से एक नई स्पीशीज का बनना जाति उद्भव कहलाता है। अब ये लास्ट पॉइंट देख लो, इसमें जो है आपका मानव में लैंगिक निर्धारण। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप सीख लोगे तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि लड़की कैसे पैदा हुई, लड़का कैसे पैदा हुआ, है ना। तो यहाँ पर है देखो जो नर है और जो मादा है ना, यानी एक मेल है और एक फीमेल है। जब मेल के पास दो अणु रहेंगे, है ना, दो युग्मक रहेंगे, एक एक्स और एक वाई। सिंपल सा बस याद करना, इसके पास एक्स वाई रहेगा और मादा के पास सिर्फ एक्स एक्स रहेगा। अब समझना ध्यान से, मादा यानी जो औरत है वो हमेशा अपना एक्स गुणसूत्र देगी, है ना। इसने अपना एक्स गुणसूत्र दिया। अब ये गुणसूत्र किस पे डिपेंड करेगा कि लड़का होगा लड़की, ये पुरुष पे तय करेगा, है ना। अगर पुरुष अपना एक्स अणु देता है, एक्स गुणसूत्र देता है,
तो लड़की होगी, यानी इसका x मिला, इसका x मिला तो क्या बन गया XX, तो XX मिला तो क्या बनेगा लड़की, है ना। और इसका परमानेंटली x जाएगा, है ना, लेडी का हमेशा x ही जाएगा, तो इसका x इसने दिया। अब पुरुष का इसके पास अगर y चला गया तो क्या होगा XY हो जाएगा, तो XY हो जाएगा तो क्या बनेगा लड़का। अब समझ में आया कैसे लड़का पैदा होता है और कैसे लड़की पैदा होती है ना। तो यही है लिंग निर्धारण, जिसमें जो पुरुष रहेगा वो उसका X अणु देगा तो लड़की होगी, और अगर Y अणु देगा तो लड़का होगा, है ना। तो यहाँ पर यही है XX और XY। XX का मीन होगा लड़की और XY का मतलब होगा लड़का। गॉट इट। अगर हम इसके पढ़ ले थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ जाएगा। इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसके कई कारण हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी जो एक बच्चा होता है उसका लिंग कैसे बनेगा, यानी वो लड़का होगा या लड़की। ये अलग अलग स्पीशीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे, यानी जो मैंने आपको बताया था कि उष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा, यानी जो वृषण में है ना जो तापमान था वो इसी से रिलेटेड है, वो पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर दिया है घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण अनुवांशिक नहीं। अनुवांशिक क्या होता है, यानी जो अपने पिता से दिया हुआ है ना, लेकिन मानव में लिंग निर्धारण अनुवांशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की। परंतु अभी तक हम यह मानते रहे हैं कि दोनों जनकों से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। यदि यह आश्वस्त नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पर यही बस आपके जो डाउट होते हैं ना कि लड़का कैसे होता है लड़की कैसे होती है, तो ये डाउट बस इसी बात में बताए गए। फिर इसका दिया है, इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं, यानी ये जो लड़का लड़की बनते हैं ये दोनों के सहयोग से बनते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, यानी इनकी संख्या जो है वो कितनी है 22। परंतु एक युग्म जैसे लिंग सूत्र है जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं रहते। यहाँ पर दिया है स्त्री में गुणसूत्रों का युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, यानी जो उनमें जो युग्मक होता है उनके जो गुणसूत्र होते हैं वो दोनों एक्स होंगे। लेकिन अगर पुरुष यानी नर की बात करें तो उनका जो जोड़ा है उसमें एक एक्स होगा और दूसरा क्या होगा वाई। तो यहाँ पर दिया है देखो इसको पढ़ो। लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, यानी पूरी तरह एक जैसा जोड़ा नहीं होता। इसमें एक अणु दूसरा होगा और दूसरा अणु दूसरा होगा, जिसमें एक अणु जो एक गुणसूत्र है वो सामान्य आकार का यानी एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। यानी कभी आपसे रिक्त स्थान में पूछ लिया जाए कि नर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उसमें वाई का आकार बड़ा होता है या छोटा, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि छोटा होता है ना। इतना डीप में पूछ लेते हैं और आप फिर यही सोचते हो कि कहाँ से आया। अब यहाँ पर दिया है, यानी इतना समझ में आ गया, मादा के पास क्या है एक्स एक्स है और नर के पास क्या है एक्स वाई दोनों है। तो यहाँ पर दिया है अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं, जैसा कि चित्र 8.6 में दर्शाया गया। देखो 8.6 में आपने देखा है ना, यहाँ पर दिया है कि सामान्यतः आधे बच्चे लड़के एवं आधे बच्चे लड़की हो सकते हैं। यानी आपने सिर्फ लड़के और लड़की के अलावा आपने ट्रांसजेंडर गे वगैरह के बारे में भी सुना होगा, है ना। तो उनकी बात हो रही है। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अगर लड़की होगी तो माता की तरफ से एक्स ही जाएगा और अगर लड़का भी होगा तो भी माता की तरफ से तो एक्स ही जाएगा, है ना। यहाँ पर यही दिया है। अगर सभी बच्चे चाहे वह लड़की हो अथवा लड़का अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते, अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। अगर
जो भी बच्चा पैदा हुआ उसका पूरा रिस्पॉन्सिबल फादर रहेगा, है ना, यानी कि वो लड़का है या लड़की। अगर अपना एक्स गुणसूत्र पिता देता है, पिता अपना एक्स गुणसूत्र देता है तो लड़की होगी, और अगर वाई देता है तो लड़का होगा। गॉट इट। यहाँ पर दिया है जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ वो लड़की है, और जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत होता है वो होती है लड़की। अब इसी के साथ आपका चैप्टर एंड हो जाता है ना। जो भी चीज़ें इस चैप्टर में थी, काफ़ी छोटा चैप्टर था। ये अनुवांशिकता मैंने क्लियर कर दिया, मेंडल के बारे में बता दिया, पूरा नाम याद कर लेना ग्रेगर जॉन मेंडल, और इनका मटर वाला नियम भी याद रखना, है ना। और लास्ट में जो लिंग निर्धारण है ये देखना है। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इनके अलावा। तो चलिए चैप्टर को एंड करते। बाकी अगर ये आप नोट्स लेना चाहते हो तो इस टेलीग्राम यूजर नेम rocksin4311 से ये सारे नोट्स फर्स्ट से लेकर 13 चैप्टर तक, है ना, इसमें 13 चैप्टर है, तो ये सारे चैप्टर के नोट्स आप ले सकते हैं। हर चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी विद डिटेल, जो भी मैं आपको वीडियो में कवर करवा रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सब कुछ। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।